हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, या फिर आपकी कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट आपके किस काम आएगी, किस लेवल तक काम आएगी, किस तरह से काम आएगी, किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह के कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। तो दोस्तों यहाँ अगर मैं बातें करूँ रीजनिंग की, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात मैं कहूँगा व्हाट इज़ द रीजनिंग, रीजनिंग क्या है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात व्हाट इज़ द रीजनिंग, रीजनिंग क्या है। अब दोस्तों मैंने आपसे यहाँ पूछा व्हाट इज़ द रीजनिंग, रीजनिंग क्या है। तो देखो दोस्तों यहाँ मुझे कई सारे जवाब मिलते हैं। कई स्टूडेंट कहते हैं सर तर्क शक्ति, तार्किक अभियोग्यता, मेंटल एबिलिटी। सर मेंटल एबिलिटी, तार्किक अभियोग्यता, तर्क शक्ति, ठीक है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइए। आपने बोला तर्क शक्ति, तार्किक अभियोग्यता, मेंटल एबिलिटी। तो दोस्तों एक छोटी सी बात समझना, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, मुझे यहाँ हिंदी अर्थ नहीं जानना। हर कोई जानता है सर मेंटल एबिलिटी है, तर्क शक्ति है, तार्किक अभियोग्यता है। अगर मैं एक छोटे से बच्चे को जो दूसरी या तीसरी क्लास का बच्चा है, अगर मैं उस बच्चे से कहूँ बेटा कि रीजनिंग यानी तर्क शक्ति है, तो वो यह भी वो जानता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर व्हाट इज़ द रीजनिंग, रीजनिंग क्या है, रीजनिंग क्या है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान से सुनना समझना। आपके काम की बातें करूँगा, ठीक है, कोई फालतू बातें नहीं करूँगा। आगे चलकर आप पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन फिर भी आपके काम की बात है, ठीक है, लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मैं आपसे बातें करता हूँ, कल को आपको आपका सिलेक्शन होता है किसी इंटरव्यू पोस्ट के लिए। अब इंटरव्यू पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है, आप बढ़िया वेल डन अपडेट होके फॉर्मल वॉर्मल पहन के, फॉर्मल शूज वूज पहन के, फॉर्मल कपड़े पहन के, मे आई कम इन सर, व्हाट इज़ द योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, और सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट। आप बढ़िया बैठे हो आराम से रिलैक्स होकर, सारी फॉर्मेलिटीज, नाम क्या है, कहाँ से आए हो, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट। अब वहाँ उस पैनल में जो कुछ सदस्य बैठे हैं उनमें से एक व्यक्ति ने आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछ ली। क्या? सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करूंगा सामने। उस व्यक्ति ने आपसे एक छोटी सी बात पूछी, बेटा व्हाट इज द एप्पल, एप्पल क्या है, व्हाट इज द एप्पल, एप्पल क्या है। तो जनरली अगर मैं किसी से पूछूंगा बेटा व्हाट इज द एप्पल, तो आप खुद ही सोचो एप्पल क्या है। सब एप्पल, मैं कहूंगा, आप क्या कहोगे सर फ्रूट्स है, इट्स ए फ्रूट, फल है। मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या कहोगे, ज़्यादा सेब कहोगे। सर एप्पल फ्रूट है, सेब है, हाँ है ना। अच्छा एक छोटी सी बात सुनना, अगर इसी क्वेश्चन को मैं पहली क्लास वाले बच्चे से पूछता हूँ, चलो तीसरी क्लास वाले बच्चे से पूछता हूँ, बेटा व्हाट इज़ द एप्पल, तो क्या जवाब देगा वो आपको। भैया एप्पल, भैया एप्पल यानी सेब, इट्स ए फ्रूट, यह एक फल है, यह खाने के काम में आता है। बोलो बोलेगा नहीं बोलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बस मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही हो सकता है कुछ लोग सुनना नहीं चाहते हों, लेकिन मैं बात आपके काम की करूँगा। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, थोड़ी सी बात थोड़ी देर के लिए मुझे सुन लें बस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुनना। मैंने आपसे कहा व्हाट इज़ द एप्पल, आपने कहा सर फल है। एक छोटी सी बात बताओ, क्या इंटरव्यू लेने वाला पागल था या बेवकूफ़ था। इंटरव्यू लेने वाला पागल था या बेवकूफ था, या उसमें दिमाग नहीं था, या वो नहीं जानता था कि एप्पल यानी सेब होता है। वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, यानी आपका बॉस, यानी आपका सीनियर, यानी कहने का मतलब आपका सुपर सीनियर भी, यानी कहने का मतलब वो उस पोस्ट का इंटरव्यू ले रहा है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या वो नहीं जानता एप्पल यानी सेब होता है, तो फिर आपसे क्यों पूछ रहा है वो। सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए कि आपकी कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, आप किस तरह का जवाब दे सकते हो, आपका माइंड किस तरह का क्वेश्चन या किस तरह का आंसर सोच सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे सर, सुनना। मैंने कहा व्हाट इज द एप्पल, आपने कहा फल है, सेब है, पहली तीसरी क्लास का बच्चा भी फल सेब बोल रहा है। तो आप मुझे खुद ये बताइए कि उस बच्चे में और आप में डिफरेंस क्या है। बच्चे ने भी यही जवाब दिया, आपने भी यही जवाब दिया, तो मैं जवाब किसको दूं। सर मुझे दो, बच्चे को क्यों दो। अरे मैं अगर आपको दूं तो बच्चे को क्यों ना दूं, और अगर बच्चे को दूं तो आपको क्यों ना दूं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज,
सर मैंने डिग्री ले ली, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मैं इस जॉब के लिए एलिजिबल हूँ, मेरी एज हो गई है। अरे जब मैं छोटे बच्चों को भी मैं बुला के पूछ रहा हूँ तो एज क्राइटेरिया है ही नहीं है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली तो उसका क्या फ़ायदा? ग्रेजुएशन कर ली लेकिन आपका दिमाग तो बच्चे जैसा ही है, जो बच्चे ने जवाब दिया वही जवाब तो आप दे रहे हो, फिर डिफरेंस क्या है आप दोनों में? वही डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप जिस डिफरेंस के लिए जाने जा रहे हो, जिस डिफरेंस के लिए आप यहाँ तक पहुँचे हो, जिस डिफरेंस को आपने प्राप्त किया है, बस उसी लेवल का आंसर मुझे चाहिए। आंसर देना आप अच्छे से जानते हो, बस मैं आंसर देने के तरीके की बात कर रहा हूं। सिर्फ तरीका तो चेंज कीजिए मेरे दोस्तों, तरीका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, तरीका। सिर्फ हम आंसर देना जानते हैं, आंसर के पीछे भागते हैं, आंसर 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 आंसर। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है तरीका, वे, रास्ता, किस वे में आप आंसर दे रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। मैंने कहा व्हाट इज द एप्पल, एप्पल क्या है साहब? जितनी भी पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स हैं वो सारी चीज़ आप बताओगे, बच्चा थोड़ी ना बताएगा। सर ये विटामिन पाई जाती हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं, सर इस मौसम में पैदावार होती है, सर सर्वाधिक इस मौसम में आता है, एप्पल मंडी यहाँ है, या सर्वाधिक पैदावार इस मौसम में होती है, इस राज्य में पैदावार होती है, ये सारी चीज़ें आप बताओगे, बच्चा थोड़ी ना बताएगा। अरे मेरे दोस्तों स्टार्ट तो करो, वे चाहिए, वे आप और भी चीज़ ले सकते हो इसको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन चीज़ों से भी जोड़ सकते हो, इसको नाउन से प्रोनाउन से जोड़ सकते हो। अब जोड़ो तो सही, किसी भी चीज से जोड़ो तो सही, आप उसका लेवल तो हटाओ, लेवल तो बढ़ाओ, अपने लेवल का आंसर तो दो, अपने लेवल का आंसर तो दो। सर एप्पल इज ए नाउन, डिपेंड करता है आप दे कहां रहे हो जवाब। अगर मैं पहली क्लास के बच्चे से पूछूंगा तो पहली क्लास के बच्चे से एक्सपेक्ट क्या करूंगा? सर वो फल बताएगा या सेब बताएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपसे फल और सेब का एक्सपेक्ट तो नहीं करूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्यों लिया है, सुनना समझना। मैंने आपसे यहाँ पे छोटी सी चीज़ पूछी थी, व्हाट इज द रीजनिंग, रीजनिंग क्या है? तो तर्क शक्ति, मेंटल एबिलिटी, तार्किक अभियोगिता है, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मुझे सिर्फ ये बताना है, रीजनिंग क्या है। साहब कोई डेफिनेशन नहीं, सिर्फ इतना सा कहूँगा, रीजनिंग ये है दिमाग के सोचने समझने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ द माइंड। किस लेवल का सोचते हैं, कब सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, किस लिए सोचते हैं, किसके लिए सोचते हैं, ये सब क्या है? रीजनिंग। साहब कैसी देखते हैं, देखो जैसे मैंने कहा मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे यहाँ जाना है। अब जाने के मेरे पास 3 रास्ते, मैंने कहा रास्ता नंबर 1, मैंने कहा रास्ता नंबर 2 और मैंने कहा रास्ता नंबर 3। मैंने कहा 1, मैंने कहा 2 और मैंने कहा 3। अब मुझे बताइए किस रास्ते का यूज करोगे? सर 1 का करूँगा। क्यों करोगे 1 का? सर छोटा है, जल्दी पहुंच जाऊंगा, टाइम कम लगेगा। बोलो हाँ है ना? कहाँ से सोचा? दिमाग से। बोलो हाँ है ना? इसी को मैं आपका चैप्टर बना दूंगा, डायरेक्शन टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ और सिर्फ कहाँ, किसका यूज किया? अपने माइंड का। यही तो मैं बात कर रहा हूं आपसे, माइंड टेस्ट, सोचने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ द माइंड। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रीजनिंग के अंदर, अगर मैं बातें करूं, यहाँ क्या होता है, आंसर फिक्स नहीं होता है, आंसर के पीछे नहीं भागा जाता है, यहाँ भागा जाता है क्वेश्चन के पीछे। सर क्वेश्चन के पीछे? जी हाँ, आप क्वेश्चन को पढ़ो तो सही, क्वेश्चन को देखो तो सही, समझो तो सही, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आंसर खुद व खुद आएगा, खुद आएगा। कभी भी यहाँ आंसर के पीछे की आंसर क्या है, आंसर क्या है, ये जी नहीं, आंसर के पीछे नहीं भागा जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये माइंड का खेल है। अगर छोटा सा पॉइंट भी घुमा दिया उसने तो आंसर घूम जाएगा साहब, आंसर घूम जाएगा। जैसे मैंने कहा, और एग्जांपल दे देता हूं, मैंने कहा साहब आपसे, मैंने कहा 2 + 2 = 22। देन मैंने कहा 5 + 5, बोलो कितना होगा? सर 5 + 5 = 55। हाँ है ना? सर 2 + 2 = 22, देन 5 + 5 = 55। तो साहब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, 5 और 5 तो 10 होता है, 5 और 5 तो 10 होता है। तो आप भी कहोगे सर 2 और 2 भी तो 4 होता है, हाँ है ना? मुझे सिर्फ इतना सा बताइए, 5 और 5 10 होता है, गलत है क्या? सब गलत नहीं है,
गलत है नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 + 2 is equal to 22, then 5 + 5 is to 55, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड सिचुएशन सही भी नहीं है। जी हाँ, एप्पल सेब है, फल है, सही है, गलत नहीं है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिचुएशन। आप बैठे कहाँ हो, किस तरह का जवाब दे रहे हो, कौन आपके सामने, कौन आपसे पूछ रहा है, कौन आपसे जवाब चाहता है, कौन आपके सामने बैठा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी होती है वो है माइंड। माइंड यही सोचता है, यही कमाता है, यही खिलाता है, यही 2 + 2 करता है, यही 5 + 5 करता है। मैं सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात कहूँगा, देखिए रीजनिंग सब्जेक्ट अगर मैं बातें करूँ तो सब बहुत ईजी है, बहुत सरल है, ईजी है, हर कोई आसानी से कर लेता है। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर दिमाग की अगर मैं बातें करूं, जैसे अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा एवरेज लेता हूं, मैंने कहा कि अगर इस दिमाग की अगर मैं बातें करूं तो सुनना कि एक सेकंड, मैं अगर इस दिमाग की बातें करूं तो सुनना, छोटी सी बात, अगर एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आए और इस 50 क्वेश्चन में से आपने, मैं कहूँ या 50 क्वेश्चन में से आप 30 क्वेश्चन कर रहे हो, 35 क्वेश्चन कर रहे हो या 40 क्वेश्चन कर रहे हो और अपने आप को रीजनिंग का धुरंधर कह रहे हो, तो साहब गलत, कि रीजनिंग मैं कर लूँगा, रीजनिंग मेरी अच्छी है, मैं कर लूँगा। तो आप मेरी एक छोटी सी बात बताइए, माइंड है, क्या है माइंड, माइंड टेस्ट, दिमाग। अगर दिमाग का क्वेश्चन अगर आप करते हो, उसमें भी अगर आप 30, 35, 40 ला रहे हो, तो मतलब आपका, आप खुद ही सोचो आपका माइंड कितना % है, जो आपने पढ़ा उसका कितना % है, पढ़ा है उसका, नहीं कह रहा हूँ मैं, पढ़ा है उसका कितना % है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बातें करूँगा कि जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और मैं आपसे 50 में से 50 की बात भी नहीं करूँगा। देखो मैं आपसे नहीं कह रहा कि 50 में से 50 लेके आने हैं। देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता, या मैं कहूँगा एग्जाम में माइंड कैसा सेटअप रहता है उसका भरोसा नहीं रहता। क्योंकि जब एग्जाम में हम देने जाते हैं तो प्रेशर बहुत अधिक होता है, माइंड काम करना बंद कर देता है, या फिर मैं कहूँगा माइंड अलग ही लेवल पर काम कर रहा होता है। एग्जामिनर आता है कि सामने स्क्रीन पर पासवर्ड डालने होते हैं, यूजर आईडी डालना होता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। फिर कभी वो अंगूठा लगवाने आता है, कभी कुछ, तो कभी किसी ने बोल दिया सर रफ पेपर। तो माइंड हमारा प्रेजेंट होकर भी प्रेजेंट नहीं होता है, प्रेजेंट होकर प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, सब माइंड हमारा सेट कहीं और है। अरे उसने रफ पेपर ले लिया, क्या कर रहा है वो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। यार ये मेरा चालू होगा, अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो, अरे यार शट डाउन ना हो जाए, कंप्यूटर बंद ना हो जाए, माइंड ये नहीं होता सेट। तो मैं आपसे 50 में से 50 की बात भी नहीं कर रहा, सब इतना तो पढ़ो कि साहब इतना तो करके आओ कि साहब 48 या मैं कहूँ कि 45 to 48 इसके बीच में मार्किंग आए, विद इन टाइमिंग, यानी टाइमिंग के अंदर क्वेश्चंस करो। एक्यूरेसी तो इंपॉर्टेंट है ही है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और है टाइमिंग, कि टाइमिंग के साथ। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रोजाना की रोजाना। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको सिर्फ छोटी सी चीज़ बताई थी रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग क्या है, कैसे है, क्यों पढ़ रहे हैं हम रीजनिंग, ठीक है। इसके बाद मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ, यानी कहने का मतलब टेबल बता देता हूँ कि हम यहाँ अभी कौन कौन सा चैप्टर कवर करेंगे। देखते हैं सभी लोग सामने। मैं अगर यहाँ बातें करूँ तो यहाँ पे मैं कुछ चैप्टर्स ले रखे हैं, मैं बता देता हूँ, पहले चैप्टर्स को समझा देता हूँ कि मैं यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर कवर करूँगा। अभी सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर मैं बातें करूँ तो ब्लड रिलेशन, सबसे पहला टॉपिक है ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता, रिश्तेदारी, खूनी रिश्ता बोल सकते हो आप उसे। सर क्यों, ऐसा क्यों? अरे भैया रिश्तेदारी को मुझसे ज़्यादा आप लोग समझते हो। अभी आप लोग घर पर बैठे हो, रोज़ रिश्तेदारों का फ़ोन आ रहा होगा, बेटा क्या कर रहा है, बेटा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, नहीं कर रहा है, पास हुआ नहीं हुआ, वो पेपर कैसा हुआ, अभी अठाला बैठा है, कोई काम धंधा नहीं कर रहा। मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे। जी हाँ, उन्हीं रिश्तेदारों की बात करूँगा मैं यहाँ पे, जो आपसे पूछते हैं बेटा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, नंबर आए या नहीं आए। उसी खूनी रिश्ते की बात करूँगा जो सिर्फ खून का है। जी हाँ, रिश्तेदारी। सेकेंड नंबर में बात करता हूँ
तो यहाँ मैंने 2 चैप्टर कवर कर रखे हैं, कैलेंडर और क्लॉक। कैलेंडर और क्लॉक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मैं बातें करूँ तो स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम होती है कि सर कैलेंडर नहीं आता, सर क्लॉक नहीं आता, कैलेंडर क्लॉक, और स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कैलेंडर क्लॉक के अंदर। सर कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, इसलिए कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है। यकीन मानना, अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट इन दोनों चैप्टर को करूंगा, कैलेंडर को या क्लॉक को पॉइंट टू पॉइंट, गारंटी दे रहा हूं शर्त लगा के, सब सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं होगा, सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूं। सिर्फ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट टू पॉइंट कवर करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन एक यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या लोग वक्त देखते हैं, यहाँ फॉर्मूला, साहब शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला, साहब ना शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना फॉर्मूला बताऊंगा, पूरा बेस क्लियर करूंगा। और शर्त लगा गारंटी देके कह रहा हूं कि साहब अगर बेस क्लियर कर लिया तो फॉर्मूला, ट्रिक, शॉर्टकट, जुगाड़ आप बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा। साहब जुगाड़ या शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूला तब काम आते हैं जब मैंने कहूँगा कि कई बार होता है कि स्टूडेंट कहते हैं कि साहब शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक बताओ। अरे शॉर्ट ट्रिक सीख तो लेगा, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शॉर्ट ट्रिक को तूने अप्लाई किया या नहीं किया। उस जगह क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया तो शॉर्ट ट्रिक काम आई या नहीं आई। साहब रास्ता देखिए, अगर आप एक छोटी सी बात समझना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर, एक छोटा सा एग्जांपल। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप पहली बार कहीं बाहर पढ़ने जाते हो या कहीं बाहर जाते हो, जैसे आप अपने मौसी के यहाँ गए और मौसी के यहाँ उसी शहर में आपने अपना कोचिंग के लिए एडमिशन ले लिया। मौसा जी सुबह सुबह आपको कोचिंग पहुँचाया है और आपको एक रास्ता बता दिया कि बेटा ये रास्ता है जहाँ कोचिंग के लिए जाया जाता है और इसी रास्ते से आपको वापस आना है। ठीक है, आप रोजाना गए और शुरू में तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आई। दिक्कत क्या है, सिर्फ इतनी सी कि भाई रास्ता आप पहचाने नहीं पहचाने। भाई हाँ, मौसा जी ने मुझे वहाँ बताया था कि उस जगह उतरना है, उस स्टॉप पर उतरना है, वहाँ लाल बत्ती लग रही है, मैं उतर गया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आप 2-4 दिन उस रास्ते को फॉलो करोगे, ठीक है, धीरे धीरे आपके दोस्त बने, फ्रेंड सर्कल बना, या फिर मैं कहूँगा आप आदी हुए इस रास्ते में जाने लगे, अकेले जा रहे हो, चाहे 4 दिन गए, 5 दिन गए, 7 दिन गए, तो फिर आपने देखोगे कि आप ये जो जिस रास्ते से आप जा रहे थे या आ रहे थे, आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे एक शॉर्टकट रास्ता और है जहाँ से मैं जल्दी पहुँच सकता हूँ, या यहाँ पे एक शॉर्टकट रास्ता और जा रहा है जहाँ से मैं जल्दी जा सकता हूँ। या फिर आप इस रास्ते जाके देखोगे, आप इस रास्ते जाके देखा और आपको देखा अरे यार इस जगह मैं तो यहाँ से भी पहुँच गया कोचिंग, तो आपके लिए शॉर्टकट हुआ या नहीं हुआ? जी हाँ, शॉर्टकट हुआ। अब अगर ये मुझे एक छोटी सी बात बताइए, यही चीज हमारी यहाँ अप्लाई होगी। अगर आपको बेस क्लियर है, ये बेस रास्ता क्लियर है, तो शायद ये शॉर्टकट रास्ते अपने आप आ जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले दिन इस शॉर्टकट पे गए होते, या फिर पहले दिन आप बेस सीख के सीधा शॉर्टकट पे गए होते और आगे से अगर ये रास्ता बंद होता, तो साहब ना तो आपको शॉर्टकट क्लियर, ना आपका मेन रास्ता क्लियर। जी हाँ, यही इंपॉर्टेंट चीज है, मेन रास्ता, बेस तो आना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन शॉर्टकट से, जुगाड़ से, शॉर्ट ट्रिक से नहीं होता है तो बेस से आंसर लेके आना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और ना ही टाइम खराब करना है। जी, तो बेस तो मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, पूरा बेस हमें क्लियर करना है। लेकिन अगर बेस आ गया तो गारंटी दे रहा हूं, इनके शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट, जुगाड़, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, सारी चीज आएंगी आपको, सारी चीज आएंगी। इंतजार करेंगे, उसका देखेंगे, जगह पर टेंशन मत लो। उसके बाद मैं बात करता हूं डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। डायरेक्शन, जी हाँ, आप बोलते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, देखेंगे और भी क्या और कौन कौन सी दिशाएं आएंगी, कैसे आएंगी, कहाँ चलाएगा, कुछ नहीं है यहाँ पे, कभी चलाएगा, कभी लेफ्ट घुमाएगा तो कभी राइट घुमाएगा, देख लेंगे सब सारी चीज डायरेक्शन के अंदर जब पढ़ेंगे। जब दिशा परीक्षण, यहाँ मैं बातें करता हूँ क्यूब एंड डाइस, घन एवं पासा। जी हाँ, घन एवं पासा। सर ये क्या होता है घन एवं पासा? अरे भैया, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या खेली है आपने? लूडो खेलिए नहीं खेली है? तो उस लूडो में एक गोटी होती है जिसपे अंक बने हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6, पासा, वही तो होता है पासा। तो घन क्या होता है?
साहब कुछ नहीं है, पासे को आप घन कह सकते हो, या मैं कहूँगा साहब पासे में जिसमें 3 अक्ष होते हैं एक्स वाई और जेड, या मैं कहूँगा क्यूब घन। पासा भी एक घन का ही रूप है। पासे के अंदर तो नंबर फिक्स होते हैं, घन के अंदर नंबर फिक्स नहीं होते। कहने का मतलब वहाँ कुछ भी कलर के नाम आ सकते हैं, सिंबल्स आ सकते हैं। जब चैप्टर पढ़ेंगे, जब पूरा देखेंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट गारंटी दे रहा हूँ। एक एक चैप्टर ढंग से पढ़ेंगे और डायरेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ 2 चैप्टर, रैंकिंग टेस्ट और सिटिंग अरेंजमेंट। रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण, सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था। जी हाँ, यहाँ से हम क्रम ज्ञात करेंगे। सर कैसे क्रम ज्ञात करेंगे? साहब आपसे बोल दिया जाएगा कि इतने लड़के हैं, जिनमें से लेफ्ट से ये इतने स्थान इस पोजीशन पे है, राइट से ये इस पोजीशन पे है, ये इसके लेफ्ट है, ये इसके राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुल मिला के रैंक क्रम निकालेंगे कि उसका क्लास में क्रम क्या है, पोजीशन क्या है, उसकी रैंक क्या है। यहाँ रो में है, रो में रैंक क्या है, ठीक है। और कुल मिला के छोटा बड़ा, साहब ये इससे छोटा है, ये बड़ा है, ये और अधिक छोटा है, ये भी हम रैंक के अंदर या पोजीशन के अंदर, मैं कहूँगा रैंकिंग टेस्ट के अंदर सीखेंगे। क्लियर है क्या? उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। साहब बैठने की व्यवस्था, कुछ बच्चे हैं बैठना नहीं आता, पकड़ पकड़ के बैठाना है। कैसे बैठाना है? क्वेश्चन ने कुछ दिया हुआ होगा इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर रो की बोले तो रो, सर्किल की बोले तो सर्किल, आपके अगर बोले कि सर स्क्वायर में तो स्क्वायर में, आपका बोले रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल, आयत में बैठा है, षटभुज में बैठा है, वर्ग में बैठा है, अष्टभुजा में बैठा है, किसी में बैठा है। बैठाने तो दो, हम बैठाएंगे, पकड़ पकड़ के बैठाएंगे। माहिर हैं हम तो, बचपन से बैठाते आ रहे हैं, बचपन से। ओए बैठ जाए यहाँ। जी हाँ बैठाएंगे, टेंशन मत लो, एक एक को बैठाएंगे। ओके, आगे बात करते हैं साहब अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। ABCD आती है आप पे, ए से लेके जेड आती है, नहीं आती है? जी हाँ, उन्हीं को सीखेंगे, कुछ अलग तरीके से भी सीखेंगे। और वहाँ उस अल्फाबेट से देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ए से लेके जेड तक। उन अल्फाबेट से हमारे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, वो भी हम इनकी यहाँ पे बात करेंगे। फिर अगर मैं बातें करूँ कोडिंग डिकोडिंग, साहब कोडिंग डिकोडिंग, कोड को डिकोड करना। ओए मोटे इधर आ, कोड दे दिया आपने सामने वाले को, क्या मोटा, आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया मोटे से। अब मोटे से आप कहोगे तो मोटे से वही व्यक्ति आएगा। जी हाँ, कोडिंग डिकोडिंग, कोड को डिकोड करना। कहने का मतलब यहाँ पे एक वर्ड दिया जाएगा, उसकी एक कोडिंग दी जाएगी, उस कोडिंग को हमें पहचानना है, डिकोडिंग करना है। पहचानना, जानना, समझना, डिकोडिंग करना, उसको पहचानना है। उसके बाद एक वर्ड और दिया जाएगा, तो सेम टू सेम जैसे उसने किया वैसे हमें कोडिंग करनी है। जी हाँ, कोडिंग डिकोडिंग, यानी कहने का मतलब कोड। जैसे आप हम कह सकते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी बहुत यूज करते हैं। और मोटे जैसे आपने किसी को बोल दिया राम, तो राम आपने सामने वाले को कोड दे दिया कि राम उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ये कोड ही तो है और क्या है, जैसे हम उसको आसानी से समझ जाते हैं। जी हाँ, कोडिंग डिकोडिंग। आगे मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। सब वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकृत करना, वर्ग विशेष में बांटना, अलग छांटना। कहने का मतलब क्लासीफाई, कहते हैं ना भाई क्लास है, क्लास में बच्चे बैठे हैं, लंबे बच्चे एक तरफ हो जाओ, नाटे बच्चे एक तरफ हो जाओ, गोरे बच्चे एक तरफ हो जाओ, काले बच्चे एक तरफ हो जाओ। भाई गोरा काला नहीं कर रहा, सुनना। क्लासीफाई, वर्ग विशेष में बांटना, वर्गों में बांटना। कि साहब कहने का मतलब यहाँ पे आपको 4 से लेकर 5 वर्ड्स आएंगे, चाहे वो अल्फाबेट के हो सकते हैं, चाहे वो आपके हिंदी वर्ड हो सकते हैं, चाहे वो मैथमेटिक टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, इन चारों पांचों जो ऑप्शन आते हैं, 4-5 वर्ड्स आते हैं या 4-5 नंबर्स आते हैं, आपसे बोलेगा इनमें से इनको क्लासीफाई करो, वर्गीकृत करो, वर्ग विशेष में बांटो। यहाँ पे इनमें से डिफरेंट कौन सा है। जी हाँ, यानी उनका एक वर्ग में बांटना है, जो अलग है उसको अलग निकालना है। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ छोटा सा, हाथी, भेड़िया, चीता, शेर। सर हाथी, भेड़िया, चीता, शेर, ये क्यों बोला मैंने? हाथी, भेड़िया, चीता, शेर। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बातें करूं तो साहब शेर, चीता और भेड़िया तीनों कैसे हैं? साहब तीनों नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी हैं। जी हाँ, हाथी आपका शाकाहारी है, जंगली तो चारों ही हैं। और अगर मैं कह देता
शेर चीता भेड़िया बाघ, शेर चीता भेड़िया बाघ। अब अलग कौन सा जाता साहब? शेर चीता और बाघ तीनों एक ही प्रजाति के हैं। वुल्फ जो भेड़िया है वो अलग प्रजाति का है। जी हाँ, शेर चीता बाघ अगर तीनों की बात करें तो तीनों बिल्ली की प्रजाति के बोलते हैं उन्हें, और भेड़िया कुत्ते की प्रजाति का बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। जी हाँ, हमें वर्गीकृत क्लासीफाई करना है, वर्ग विशेष में बांटना है। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक साहब, लॉजिक, यहाँ लॉजिक पहले आता है, आंसर बाद में आता है साहब। आंसर के बाद लॉजिक नहीं आता, पहले आप उनको अलग करोगे, डिफरेंट बताओगे तो किस लॉजिक के अंदर आपने अलग किया उस लॉजिक, वो लॉजिक के अंदर आपने उसको अलग किया, उसके बाद आपका आंसर आएगा। आगे चलता हूं, सामने देखना। मैंने कहा एनालॉजी टेस्ट, सादृश्यता, समानता, सादृश्यता कहते हैं ना साहब, हम दोनों के बीच सादृश्यता नहीं है, तालमेल नहीं खा रहा, तालमेल, सादृश्यता, समानता कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं कहूँ तो आपने कई बार रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन देखे होंगे, कुछ इस तरह के आते हैं, कोई रेशियो प्रोपोर्शन जैसे मैंने कहा कि एक पद आया, ये रेशियो आया, फिर एक पद और ये प्रोपोर्शन सा, ये इस तरह से। आपको कोई भी 2 दे देगा, 2 पूछ लेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, या एक 3 दे देगा और 4th पूछ लेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कह दिया थर्मामीटर और बोल दिया ऊष्मा, हीट, थर्मामीटर हीट और बोल दिया बैरोमीटर, थर्मामीटर हीट और बैरोमीटर। कहने का मतलब यहां इसका मतलब क्या होता है, सामने देखना। यहां क्या होता है कि ए का जो बी के साथ संबंध होता है, ए का बी के साथ जो रिलेशन होता है, वह रिलेशन हमें सी का डी के साथ करना होता है, या बी का अगर ए के साथ रिलेशन है तो हमें डी का सी के साथ करना होता है। अरे सीधी सी बात है, मैंने अभी एग्जांपल लिया, थर्मामीटर हीट, थर्मामीटर ऊष्मा, तो साहब बैरोमीटर दाब, प्रेशर। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं थर्मामीटर हीट को मापता है तो बैरोमीटर प्रेशर को मापता है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। मैंने कहा क्रिमोनियल नंबर लेटर एंड सिंबल सीरीज। क्रिमोनियल, अगर मैं बातें करूं नंबर लेटर सिंबल सीरीज, यहाँ पे क्या होता है, आपको नंबर लेटर सिंबल तीनों मिक्स करके एक सीरीज दे दी जाती है, और आपसे बोला जाता है कि अगर सारे सिंबल हटा दिए जाएं तो लेफ्ट से कौन सा एलिमेंट्स है, लेफ्ट से 5वां एलिमेंट कौन सा है, 10वां एलिमेंट कौन सा है, तत्व। कहने का मतलब नंबर हटा दिए जाएं, या फिर अगर कह दिया कि ऐसे कितने दो के नंबर हैं जिनके आगे कोई लेटर आता है और पीछे कोई लेटर नहीं आता है। कहने का मतलब यहाँ पे एक क्रिमोनियल नंबर लेटर और सिंबल की एक सीरीज आती है। ये भी हमें अल्फ़ाबेट टेस्ट के अंदर मैं कहूँ तो इसकी हमें जानकारी लेनी होती है, या फिर मैं कहूँ इसको अलग से चैप्टर हम पढ़ सकते हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट के अंदर भी हम पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल सेपरेट चैप्टर बना दिया, हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे इसको। बिल्कुल भी मैं कहूँगा हमें सिर्फ यहाँ पे चैप्टर पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हों, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से चैप्टर पढ़ने हैं और क्लियर करने हैं। आगे मैं बात करता हूँ सीरीज, समझ गए होंगे, सीरीज टेस्ट, श्रृंखला परीक्षण, सब प्रॉब्लम आती है सीरीज 2 तरह की सीरीज आती हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज आती हैं, मैथमेटिकल सीरीज आती हैं, आने को तो आपकी डायग्राम सीरीज भी आती है, वो आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। डायग्राम सीरीज भी आती हैं हमारी, सब अल्फ़ाबेट सीरीज भी 2 तरह की आती हैं। नॉर्मल आपसे पूछ ले ABCDE कौन सा आएगा अगला, आपसे एक आती है आपकी रिक्त स्थान की पूर्ति करो, A B और ये डैश, फिर बोल दिया A B फिर डैश, फिर बोल दिया। कहने का मतलब फिर डैश देके बी, यानी कहने का मतलब आपको इस तरह की ब्लैंक फिल करने होते हैं। अगर मैं कहूँ A A B, ये हम सब सिखाएंगे, टेंशन मत लो, पूरी चीज़ सिखाएंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ओके। उसके बाद सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज के बाद नंबर सीरीज भी आएगी आपकी, नंबर सीरीज भी हम अच्छे से देखेंगे। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन, इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन, बौद्धिक संक्रिया, बौद्धिक नाम ही बौद्धिक है, यानी कहने का मतलब बुद्धि वाला काम, वही आपका। सर बुद्धि वाला काम कैसे? अरे सीधी सी बात है, आपके फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे कई बार क्वेश्चन आते नहीं आते हैं, दिमाग हो तो जवाब दो, 99% फेल, 99%
फेल, तो आप उस क्वेश्चन को देखते हो क्योंकि आप उस 1% में आते हो ना, इसलिए। और उस 1% में सब लोग आते हैं और सभी उसका आंसर देते हैं, तो सब कमेंट करने का तरीका होता है उनका। क्यों? सब इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन, बौद्धिक संक्रिया। जब भी अभी मैंने आपका एग्जाम्पल लिया था थोड़ा सा, सब 2 + 2 = 2, मैंने कहा 22, देन मैंने कहा 4 + 4 = 10, 44। कई तरह के क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ अंदर, कई तरह के टाइप देखेंगे, क्वेश्चन करने का तरीका भी देखेंगे, कैसे करते हैं, कैसे दिमाग लगाएंगे, हम सारी चीज़ देखेंगे यहाँ इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन के अंदर। मैं बातें करता हूँ मैथमेटिकल टेस्ट, गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया। जी हाँ, मैथमेटिकल टेस्ट, गणितीय संक्रिया की अगर मैं बातें करूँ तो यहाँ हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो बचपन में हमने पढ़ रखा है। बचपन में हमने पढ़ रखा है, यहाँ अभी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने जाते हैं तो सब लोग पढ़ते हैं मैथ के अंदर क्या, बॉड मास। ये बॉड मास पढ़ेंगे हम भैया, होने को तो बी बॉड मास होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ बॉड मास। क्यों सर, बी क्यों नहीं? अरे इतना पूछा नहीं जाता, क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग होता है, कैसे पूछा जाता है वो हम देखेंगे, टेंशन मतलब पूछेगा तो भी बात कर लेंगे उसकी। क्लियर है? जब चैप्टर आएगा तब सारी बात करेंगे इसके अंदर। मिसलेनियस क्वेश्चंस, विविध प्रश्न, विविध प्रश्न। इस मिसलेनियस क्वेश्चन में मैं कहूँगा वो सारे उस तरह के सारे क्वेश्चंस जो जनरली आपके पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, या फिर मैं कहूँगा वो सारे क्वेश्चन जो बिल्कुल चैप्टर से डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन की एक अंडे को उबलने में 7 मिनट लगते हैं, तो 10 अंडे को उबलने में कितने मिनट लगेंगे? विविध प्रश्न, विविध मिसलेनियस, कई तरह के क्वेश्चन। कॉमन सेंस की बात है, एक अंडे को उबलने में 7 मिनट लगते हैं, तो 10 अंडे को उबलने में भी कितने मिनट लगेंगे साहब? 7 मिनट। ये माइंडेड क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना, आराम से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं है। क्लियर है क्या? श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता के 4 बेटियां हैं, प्रत्येक के एक एक भाई है, प्रत्येक का एक एक भाई है। परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है? टेंशन मत लो, अभी आपको निकालना है, जब चैप्टर आएगा तब हम देखेंगे इसको। ओके, इसके बाद सिक्वेंशियल ऑर्डर, सार्थक क्रम, सार्थक क्रम, सब मैं कहूँगा ऑर्डर। सीक्वेंस कहने का मतलब यहाँ पे आपको क्या होगा, 5 से लेकर 6, 7, 8 वर्ड दे देगा, कितने भी दे देगा, और आपसे बोलेगा सीक्वेंस में जमाओ, सीक्वेंस में जमाओ। अरे होता है ना, जैसे मैं अगर आपसे आपकी बातें करूँ तो सबसे पहले आपका क्या आता है? सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो शिशु अवस्था आती है, आती है नहीं आती है? शिशु अवस्था के बाद भाई शिशु से बालक बनता है, बालक से क्या बनता है? बालक से युवा बनता है, युवा से क्या बनता है? प्रौढ़ अवस्था आती है। सब प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था कौन सी होती है? युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच की जो अवस्था होती है उसे हम प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। सब शिशु होता है, शिशु के बाद बालक होता है, बालक के बाद युवा होता है, युवा के बाद प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ के बाद वृद्ध आता है, वृद्धावस्था आता है। जी हाँ, ये इस तरह से एक सीक्वेंस, यानी आपको 5-6 वर्ड दिए जाएंगे, उसको हमें सीक्वेंस में जमाना है। जी हाँ, उनको हमें सीक्वेंस में जमाना है। ओके, अब सीक्वेंस की बातें करूं तो सीक्वेंस भी आपकी 2 तरह से हो सकती हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी ऑर्डर 2 ही तो होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। वो सब हम देखेंगे, करना कैसे क्या नहीं करना है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब इसकी भी हम अच्छे से बातें करेंगे। आगे आता है कंप्लीट द डायग्राम। देखो अब यहाँ से नॉर्मल वर्बल की बात कर रहा हूँ थोड़ी सी। कंप्लीट द डायग्राम यानी साहब कंप्लीट, आकृति पूरी करना। आपको एक अधूरी आकृति दे दी जाएगी और बोला पूरी करो, कर देंगे, पूरी तो करनी है, कर देंगे। ठीक है साहब, बचपन से ही बहुत माहिर हैं करने में। कैसे माहिर हैं साहब? बचपन से अगर मैं बातें करूं तो चित्रकारी तो आपने करी ही होगी साहब, अखबारों में या फिर कहीं भी किसी मैगजीन पे कोई किसी की फ़ोटो आती थी, उस फोटो में कभी चश्मा बना रहे हो तो कभी मूछ लगा रहे हो, दाढ़ी लगा रहे हो, सब कंप्लीट तो कर रहे हो डायग्राम को। कंप्लीट द डायग्राम, कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लो आगे। ठीक है, उसके बाद डायग्राम मेकिंग, आकृति बनाना, डायग्राम मेकिंग। सब कैसे? कुछ नहीं है, 3 कटी पिटी आकृति दे दी जाएंगी, 3-4 टुकड़े दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कौन सी आकृति का निर्माण कर सकते हो, कर देंगे, देख लेंगे उनको भी। ओके, उसके बाद साहब अगर मैं बातें करूं मिरर एंड वाटर इमेज, परछाई, कहने का मतलब साहब अगर मैं मेरी शक्ल को या फिर मैं कहूँ किसी भी आकृति को, किसी भी अल्फ़ाबेट को अगर मैं मिरर में देखूंगा, वाटर में देखूंगा तो कैसी दिखाई देगी, देख लेंगे। रिफ्लेक्शन देखना है उनका, हमें देख लेंगे। ओके, उसके बाद एनालॉजी फिगर, हमने एनालॉजी ऊपर भी देखा था,
एनालॉजी टेस्ट, सादृश्यता परीक्षण, यहाँ सादृश्यता फिगर है, फिगर की आएगी एनालॉजी। आपकी बात काम यही है, बस यहाँ पे अल्फाबेट नंबर की जगह, हिंदी वर्ड की जगह यहाँ पे क्या होंगे, फिगर डायग्राम होंगे, डायग्राम होंगे। ए डायग्राम की बी से तुलना करनी होगी तो सी की डी से तुलना करनी होगी, देख लेंगे उनके। आगे मैं बात करता हूं एनालॉजी फिगर के बाद क्लासिफिकेशन डायग्राम। हमने क्लासिफिकेशन टेस्ट देखा था वर्बल में, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, यहाँ डायग्राम का वर्गीकरण करना है। कहने का मतलब 4-5 डायग्राम होंगे, उनको डायग्राम को वर्गीकृत करना है। 3-4 डायग्राम एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, उसको अलग कर देंगे। फिर यहाँ पे काउंटिंग द फिगर, आकृति गिनना, गिनवाऊंगा आकृति सारी, कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, कितने वर्ग हैं। जैसे आपसे बोल दिया साहब ये आपका ट्रायंगल है, साहब ये आपका ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल की अगर मैं बातें करूं तो इस ट्रायंगल में मैंने कहा ये मैंने लाइन खींच दी और मैंने कहा कितने कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत, कितने वर्ग, ये सारी चीज पूछ सकता है। अभी मैं इसका जवाब दूं, मैंने कहा 1 2 3 6 और मैंने कहा 6, मैंने कहा 12, 12 डायग्राम है, 12 त्रिभुज है इसके अंदर। कैसे किया, क्या किया, सब देखेंगे, टेंशन मत लो, पूरी चीज देखे बताऊंगा, क्लियर करूंगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक करना सिखाऊंगा आपको सिर्फ और सिर्फ, ध्यान रखना। फिर मैं बात करता हूं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक निकालना सिखाऊंगा सारी की सारी, गारंटी दे रहा हूं, बस ढंग से। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज मोड़ना और काटना, बचपन में काटे नहीं है क्या साहब, कुछ नहीं करते थे, कागज को मोड़ते थे, कभी ऐसे काटा, कभी ऐसे काटा, कभी वैसे काटा, कि किस तरह की आकृति बन सकती है, वही है। पहले हम प्रैक्टिकल करते थे, अब हमें थ्योरेटिकल करना है। आपको 3-4 डायग्राम दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि किस तरह का कागज काटने के बाद किस तरह का बन सकता है, सारी चीज देखेंगे। उसके बाद लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। और तार्किक वेन आरेख की मैं बातें करता हूँ सब, वेन आरेख क्या होता है, सब किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग्स को डायग्राम के माध्यम से शो करना। लॉजिकल वेन डायग्राम कैसे साहब, मैंने यहाँ एक डायग्राम बना दिया और इसके अंदर कह दिया ये सारे पुरुष हैं, मेल है, इस गोले के अंदर आने वाले सभी मेल हैं, जी हाँ। मैंने कहा पुरुष हो गए साहब, आपने यहाँ बोल दिया साहब ये CO2 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग्स को डायग्राम के माध्यम से शो करना। उसके बाद यहाँ मैं कहूँगा मिरर एंड वाटर इमेज, जी सॉरी गलती हो गई यहाँ पे थोड़ा सा, ये आपका मिरर एंड वाटर इमेज नहीं है, ये डबल बार प्रिंट हो चुका है, ओके। यहाँ पे चैप्टर डबल बार प्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने देख लिया था मिरर एंड वाटर इमेज, तो ये मिरर एंड वाटर इमेज नहीं है, थोड़ा सा चैप्टर का नाम दूसरा है। यहाँ पे मैं बातें करूँ तो आपको इसके बाद एक चैप्टर पढ़ना है सिलोगिज्म में, न्याय वाक्य, न्याय वाक्य एक सिलोगिज्म पढ़ना है। और भी 2-4 चैप्टर और हैं जो हमें पढ़ने हैं, लेकिन पहले मैं आपके 26 चैप्टर कवर करूंगा, उसके बाद और चैप्टर पढ़ूंगा, और चैप्टर देखेंगे, कुछ इनपुट आउटपुट वगैरह, इक्विटी इनइक्विटी देखेंगे, सारे बहुत सारे चैप्टर हैं जो हमें अभी कवर करने हैं। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं, कथन निष्कर्ष बोलते हैं जिन्हें हम, जी हाँ, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशंस, सारे चैप्टर पढ़ेंगे, वेट एंड वॉच देखेंगे, पर आराम से, एक साथ हम पढ़ नहीं सकते सारे चैप्टर, तो टेंशन नहीं लेने, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे अभी हम। सिर्फ और सिर्फ हम मैं कहूँगा यहाँ पे एक छोटी सी बात समझ लेना मेरी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, मैं यहाँ पे कितनी भी चीज़ें पढ़ रहा हूँ या कितना भी चैप्टर क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे जो पढ़ूँगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं पढ़ूँगा चैप्टर। कहने का मतलब ना मैं किसी लेवल की बात करूँगा, ना मैं किसी और चीज़ की बातें करूँगा, यहाँ मैं सिर्फ बातें करूँगा चैप्टर की, कि आपको चैप्टर पढ़ना है तो 0 से 100% तक का पढ़ना है, ना कि कुछ और।
कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर ये तो हमारे लेवल में है ही नहीं है, सर ये हमारे लेवल में नहीं है, सर ये उस लेवल का है, सर ये हार्ड है, इजी है। एक छोटी सी बात बताओ, कल को अगर मैं आपसे कहूँ बेटा इस वाले ये क्वेश्चन था कोई, इस वाले क्वेश्चन को मत कर, क्यों सर? भैया आप मेरे से क्वेश्चन पूछने आए, मैंने कहा बेटा इस क्वेश्चन को मत कर, कि क्यों सर, क्यों मत कर? आपके लेवल का नहीं है, आपके लेवल का नहीं है। अब यहां दो ही चीज हो सकती है, या तो एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता, या तो क्वेश्चन मुझे नहीं आता, या फिर साहब हो सकता है ये क्वेश्चन लेंथी है, इसकी प्रोसेस लेंथी है, जहां मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, या फिर मैं आपसे मना करना चाहता हूं कि बेटा इस जगह मत जा, इतना लेंथी चीज मत पढ़, आप नॉर्मल वे में क्लियर कर। लेकिन मैं आपसे छोटी सी चीज़ कहूँगा कि साहब एग्ज़ाम देनी है, और एग्ज़ाम देनी है तो साहब किसी की भी एग्ज़ाम हो सकती है, किसी की भी आप तैयारी कर सकते हो। कल को कोई सी भी वैकेंसी आ सकती है, उस वैकेंसी में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर पता होता हमें कि सामने वाला क्या पूछेगा तो साहब हम घर बैठे नहीं होते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, सामने वाले का पता नहीं वो किस तरह का पूछ सकता है। फिर हम एक छोटी सी बात कहते हैं, कोई क्वेश्चन आ गया हमसे नहीं हुआ, क्या कह सकते हैं, और ये यार पेपर बहुत हार्ड था। हार्ड नहीं था, पेपर तो चैप्टर में से ही आया था, वही चैप्टर थे सारे के सारे, लेकिन आपने प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं की थी। मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूँगा, लेवल की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि लेवल सिर्फ और सिर्फ माथे पे टैग लगा दिया जाता है बेटा कि ये तेरे लेवल का है, ये तेरे लेवल का नहीं है। लेवल नहीं पढ़ना, चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है साहब, चैप्टर। और चैप्टर पढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता, हर जगह आएगा, जहाँ आएगा वहाँ करो। कल को चैप्टर आपको इस तरह से पढ़ना है कि जो भी एग्जाम दो उस चैप्टर का अगर क्वेश्चन आता है तो आप पे आना चाहिए। जी क्लियर है क्या? ओके ठीक है। ये तो मैंने बात की थी कि हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ पढ़नी है, और भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। सिर्फ और सिर्फ पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूँगा, या मैं कहूँगा कि मैं एक एक चैप्टर को अच्छे से लूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो इसमें सिलेबस में जो मैंने पहला चैप्टर दे रखा था वहीं से स्टार्ट करूं। मैं इनको कैसे भी एक चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर लूँगा, उसको अच्छे से 100% दूंगा, उसके बाद ही दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगा। क्लियर है क्या? ओके ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आगे आज मैं थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ, या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, या चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ। कौन सा? सबसे पहला मैंने सोचा कि सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। मैंने कहा एक सेकेंड, कैलेंडर। अगर इस कैलेंडर की मैं बातें करूं, सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम कैलेंडर। सर कैलेंडर ही क्यों? देखिए सबसे पहले मैं कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करूंगा आपकी, थोड़ी सी कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, इनसे अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी हमारी, तो हमारी थोड़ा सा लेवल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हम हमारी थिंकिंग पावर, थोड़ी सी थिंकिंग या सोचने की पावर बढ़ेगी, जो हमारे आगे के और चैप्टर्स में काम आएगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कैलेंडर, जहाँ अगर आपको कोई भी डाउट है, कैसा भी है, तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखो दोस्तों, कैलेंडर की अगर मैं बातें करूँ, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ कि कैलेंडर को हिंदी में क्या बोला जाता है। आप कई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट सोच रहे होंगे हमें हिंदी से क्या मतलब है। बेटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा, ठीक है। कैलेंडर को हिंदी में क्या बोला जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ अगर मैं बातें करूँ तो कैलेंडर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पंचांग। पंचांग। सर ये पंचांग हमें क्या मतलब है, इंग्लिश मीडियम वाले पूछेंगे। तो देखो दोस्तों, कैलेंडर का सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एक बार ढंग से देखेंगे सभी लोग। मैंने कहा भारतीय पंचांग, भारतीय पंचांग किस पद्धति पर आधारित है? इन विच सिस्टम इज बेस्ड ऑन इंडियन कैलेंडर या इंडियन पंचांग। यानी कहने का मतलब इंग्लिश में वो आपको ये पंचांग भी दे सकता है। इन विच सिस्टम इज बेस्ड ऑन इंडियन कैलेंडर या इंडियन पंचांग।
भारतीय पंचांग किस पद्धति पर आधारित है? थोड़ा सोचिए और जवाब दीजिए। देखिए दोस्तों, जवाब मैं दे देता हूँ, टेंशन नहीं, बिल्कुल भी आराम से। यहाँ अगर मैं बातें करूँ, थोड़ा सा मैं कहूँ कि भारतीय जो पंचांग है वो है आपका ग्रीगोरियन पद्धति। ग्रीगोरियन पद्धति। अब कई स्टूडेंट होंगे जिनके दिमाग में चल रहा होगा, सर फिर ये विक्रम संवत, शक संवत, ये क्या है? मैं क्लियर कर देता हूँ पूरी चीज़ें, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आराम से। देखिए दोस्तों, अगर मैं बातें करूं तो विक्रम संवत, शक संवत, इनकी अगर मैं थोड़ी सी बातें करूं तो आप सभी लोग जानते होंगे, हम कहते हैं चैत्र वैशाख जेष्ठ आषाढ़ सावन, कहते नहीं कहते? हिंदी महीने, हिंदी महीने, जी हाँ, हिंदी महीने। तो ये हिंदी जो महीने हैं, ये हिंदी महीने, ये ही आपके, ये इसे बोला जाता है आपका हिंदी कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर, ठीक है। और हिंदू कैलेंडर की अगर मैं बातें करूं तो हिंदू कैलेंडर में आपका जो चलता है वो है विक्रम संवत, जो विक्रमादित्य ने चलाया था। तब विक्रम संवत से पहले शक संवत भी चलता था। विक्रम संवत और शक संवत में सिर्फ छोटा मोटा सा अंतर है, ठीक है। वो क्या अंतर है? सब हिंदी नाम तो वही है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, सर, और अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि साहब यहाँ पे विक्रम संवत में जो महीना स्टार्ट होता है वो कृष्ण पक्ष, यानी मैं कहूँगा कि अमावस्या के बाद स्टार्ट होता है, और वहाँ थोड़ा उल्टा होता है, वहाँ पूर्णिमा के बाद होता है। बस अंतर, थोड़ा सा अंतर है, कुछ नहीं है, हमें पढ़ने भी नहीं है, हमें इनको मतलब भी नहीं है साहब, सिर्फ यहाँ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा था कि ये है आपका हिंदी कैलेंडर, ये हिंदी कैलेंडर है, और ये आपका इंडियन कैलेंडर है। हिंदी कैलेंडर और इंडियन कैलेंडर में जो अंतर है वो, जी हाँ, हमारा जो भारतीय पंचांग है, इंडियन कैलेंडर है, वो बेस्ड है ग्रीगोरियन पद्धति, मैं कहूँगा ग्रीगोरियन कैलेंडर, ग्रीगोरियन पद्धति पर। सब कहाँ से आई, कैसे आई, थोड़ी सी इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्यों करते हैं चर्चा? इसके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं वो भी हम देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है साहब। एक ही थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं ग्रीगोरियन पद्धति की बात करता हूँ तो साहब आप सभी ने एक नाम सुना होगा, रोम। सुना है क्या? रोम क्या है? इटली की कैपिटल, आपका जो इटली देश है उसी कैपिटल है वर्तमान में। पहले रोमन पूरा एक साम्राज्य था, जी हाँ। अगर मैं कहूँ तो रोम के एक पोप थे, मैं कहूँगा एक सेकेंड, रोम के एक पोप थे 13वें नंबर के। सब ये क्या होता है? धर्मगुरु। जैसे हमारे धर्मगुरु होते हैं, जैसे मैंने कहा कि जैनों के होते हैं महावीर स्वामी, या फिर मैं कहूँगा सिखों के होते हैं गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, इस तरह के उन पर नंबर होता है। गुरु नानक देव कौन से गुरु थे, कितने नंबर वाले के, कौन से वे गुरु थे, ठीक है। उसी तरह जो धर्मगुरु होते हैं, तो अगर मैं कहूँ तो उन्हें बोलते हैं पोप। तो रोम के एक पोप थे 13वें नंबर के। कौन से नंबर के? 13वें नंबर के। नाम था पोप गिगर। इन्हीं गिगर जी ने अपने नाम पर एक पद्धति का निर्माण किया जिसे बोला गया ग्रीगोरियन पद्धति। ग्रीगोरियन पद्धति सबसे पहले अगर मैं बातें करूं तो ये रोमन कंट्रीज में लागू हुई थी। सबसे पहले ग्रीगोरियन पद्धति सब रोमन कंट्रीज में लागू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा तो साहब पहले कई सारे कैलेंडर थे। जैसे अगर मैं कहूँ बुद्धों का अलग कैलेंडर था, ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर या हिजरी कैलेंडर अलग था, हिंदुओं का कैलेंडर अलग था। तो यहाँ पे क्या होता था, जब ट्रेड होता था तो बहुत बड़ी दिक्कत होने लग गई थी। अब दिक्कत कैसे होने लग गई थी भाई, हम तो कहते थे हमने चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को ये काम किया है, और वो इसको समझते नहीं थे, वो उन्होंने उनकी डेट अलग थी। तो कहने का मतलब बड़ा कन्फ्यूजन होने लग गया था। इंटरनेशनल ट्रेड हुआ तो जब इंटरनेशनल ट्रेड हुआ तो अगर मैं बातें करूं तो 19वीं सेंचुरी तक, 19वीं शताब्दी तक
ये लगभग लगभग हर कंट्री ने इस कैलेंडर को अपना लिया था, और वो कैलेंडर था आपका ग्रीगोरियन पद्धति। हमने भी 1582 के आसपास इसको मैं कहूँगा, सॉरी 1582 के आसपास इसको अपनाया था पूरे वर्ल्ड ने धीरे धीरे। 1582 के आसपास इसको स्टार्ट किया था। तो अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पे मुझे ये नहीं जानना, थोड़ा सा जो जानना है वो बात कर रहा हूँ सामने लिखना, ये पूरे हिस्ट्री विस्ट्री है पूरी, आप पढ़ लेना थोड़ी हिस्ट्री विस्ट्री क्या है इसकी, बस मैं जो बात कर रहा हूँ वो सुनना है यहाँ पे। क्या भारतीय पंचांग किस पद्धति पर आधारित है? साहब ग्रीगोरियन पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रीगोरियन पद्धति। और अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी बातें करूँ, थोड़ा सा मैंने कहा कि मैं इनको पहले हटा देता हूँ क्योंकि इनसे हमें कोई मतलब नहीं है अभी, ये रोम से तो थोड़ा सा मतलब है, ठीक है, यहाँ पे इनको हटा देता हूँ मैं। और ठीक है, मैंने कहा भारतीय पंचांग किस पद्धति पर आधारित है, और हमने कहा ग्रीगोरियन पद्धति पर। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कहाँ से आया था ये? रोम से। कहाँ से आया था? रोम से। अगर रोम से ये आया था तो साहब इसको अगर मैं बातें कहूँ तो इसे रोमन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। जी कौन सा कैलेंडर? रोमन कैलेंडर। कौन सा? रोमन। रोमन संख्या भी आप पढ़ते हो ना, वही रोमन। जी हाँ, रोमन कैलेंडर के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर रोम की अगर मैं बातें करूं, मैप के अंदर बातें करूं, तो रोम आपका आता है यूरोप के अंदर। किसके अंदर? यूरोप के अंदर। और यूरोप की अगर मैं कहूं तो इसको यूरोपियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। यूरोपियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं थोड़ा सा और बातें करूं, मैप के अंदर थोड़ा सा और देखूं, तो ये आता है आपका वेस्ट साइड। यूरोप आपका आता है वेस्ट साइड, तो इसलिए इसे वेस्टर्न कैलेंडर, वेस्टर्न कैलेंडर या पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं मैंने यहाँ पे। क्या सुनना? पहला पॉइंट चल रहा है अभी, भारतीय पंचांग किस पद्धति पर आधारित है, और यहां से मैं कहूंगा ग्रीगोरियन पद्धति। ग्रीगोरियन पद्धति। कल को क्या होता है कि ऑप्शन में ग्रीगोरियन ना आके रोमन आ जाता है। रोमन पद्धति, रोमन या यूरोपियन पद्धति या वेस्टर्न या पश्चिमी पद्धति। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँगा कि चारों एक ही हैं, बस इनका नाम थोड़ा सा मैं कहूँगा इसके एक के चार नाम हैं। दोबारा देखते हैं, ढंग से बोलेंगे सभी लोग। भारतीय पंचांग किस पद्धति पर आधारित है? ग्रीगोरियन पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रीगोरियन पद्धति। कहाँ से आया था? रोम से, इसलिए कौन सा कैलेंडर बोलते हैं? रोमन कैलेंडर। रोम कहाँ आता है? यूरोप में, तो इसको कहेंगे हम यूरोपियन कैलेंडर। यूरोप किस साइड आता है? सब वेस्ट साइड, इसलिए मैं कहूँगा वेस्टर्न कैलेंडर या पश्चिमी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लेना इसको, आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और मैं यहाँ से आगे थोड़ा सा जाता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ में अगर मैं बातें करूँ तो कैलेंडर के बाद आगे बात करता हूँ। पहले क्वेश्चन के बाद सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से जो पूछी जाती है, यहाँ से आता है, इसके बाद मैं बात करता हूँ वर्ष की। किसकी बात करेंगे हम? वर्ष की, ईयर, वर्ष, ईयर। या ईयर की अगर मैं बातें करूं, वर्ष की बातें करूं, तो सभी लोग जानते हैं वर्ष किसे कहते हैं, वर्ष किसे कहते हैं, ईयर किसे कहते हैं। भाई ईयर वर्ष वही मत करना, गलती मत करना, हिंदी और या इंग्लिश मत बताना, साल मत बोलना, वर्ष, ईयर। अगर मैं ईयर की अगर मैं बातें करूं तो 12 महीनों के समूह को, 12 महीनों के समूह को, एक ग्रुप ऑफ 12 मंथ्स, एक ग्रुप ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने के समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्ष बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? जी सभी को पता है, वर्ष हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ष कौन सा होता है? वर्ष हमारे कितने प्रकार के होते हैं साहब? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। पहला वर्ष कौन सा आपका? मैंने कहा साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। सिंपल ईयर, नॉर्मल ईयर, नॉन लीप ईयर, या मैं कहूंगा साहब बेस ईयर।
बेस ईयर, साधारण वर्ष बेस ईयर। दूसरा होता है आपका लीप ईयर, और हिंदी में ऐसे बोलेंगे हम अधिवर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? अधिवर्ष। सब साधारण वर्ष और अधिवर्ष, बेस ईयर और लीप ईयर। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बातें करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलता हूँ और सभी लोग मुझे एक छोटी सी चीज़ बताएंगे कि साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? जी सभी लोग जानते हैं साहब, 365, 365। सब आगे बात करता हूँ लीप ईयर में डेज कितने होते हैं? 366। हाँ है ना? एक दिन का अंतर क्या होता है सब? फरवरी में। सब यहाँ पे 28 दिन की और यहाँ पे 29 दिन की। बोलो हाँ है ना? 28 दिन की और 29 दिन की। तो थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ढंग से देखना। भारतीय पंचांग किस पद्धति पर आधारित है? सब ग्रीगोरियन पद्धति पर। कौन सी पद्धति पर? ग्रीगोरियन पद्धति पर। कहाँ से आया था? रोम से, इसलिए क्या बोलते हैं? रोमन कैलेंडर। रोम कहाँ आता है? यूरोप में, इसलिए क्या कहते हैं? यूरोपियन कैलेंडर। यूरोप किस साइड आता है? सर यूरोप होता है वेस्ट साइड, इसलिए वेस्टर्न कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मैंने बात किया ईयर, एक ग्रुप ऑफ 12 मंथ, 12 महीनों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्ष बोलते हैं। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? सब 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष बेस ईयर, और साधारण वर्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? बेस ईयर। और लीप ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। क्या? अधिवर्ष। साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 366। एक दिन का डिफरेंस क्या होता है? सब साधारण वर्ष में 28 दिन की और लीप वर्ष में 29 दिन की। जी हाँ है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब सुनना मेरा। एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी से कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। बोलो हाँ है ना? ऐसा क्यों? कहने का मतलब गिगर जी ने ये ऐसा ही क्यों लिया था? कहने का मतलब 354 क्यों नहीं लिया? 55 क्यों नहीं लिया? राउंड ऑफ में 350 लेते ना। अच्छा ऐसी दिक्कत है तो 370 ले लेते। 400 क्यों नहीं लिया? राउंड ऑफ में क्यों नहीं लिया? 365 366 ही क्यों लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, सभी लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। बस उसी की बात करूंगा मैं आपसे थोड़ी सी कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ऐसा क्यों? तो मैं आपसे यहाँ पर बातें करूंगा। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, ठीक है? नेक्स्ट अगले दिन में बताऊंगा आपको, या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ऐसा